साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के फर्स्ट मॉड्यूल पाठचर्या और समावेशी शिक्षा के बारे में। साथियों, हम फर्स्ट मॉड्यूल का सारांश देखेंगे। जो हमारा पहला प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, उसी प्रशिक्षण से पहले मॉड्यूल के कुछ बिंदुओं पर संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह भी जानेंगे कि इन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा में हमें क्या जानना जरूरी है। तो साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, एक एक करके सभी 18 मॉड्यूलों के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए साथियों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम पाठचर्या पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है, पाठचर्या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 और वर्षों की हमारी शिक्षा नीतियों के परिणाम स्वरूप हमारी कक्षाओं की संरचना में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में आपने विद्यार्थियों की इस विविधता का अवलोकन किया होगा, जिससे आपको यह अनुभव भी हुआ होगा कि आप सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। शिक्षण अधिगम के कुछ ऐसे अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता है जो सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें सफलता का अनुभव कराएं। इस तरह के अभ्यास अब पहले से कहीं अधिक मजबूती से हमारे सामने हैं। यदि कुछ बच्चे हमारे सीखने के तरीके में नहीं सीख सकते तो शायद हमें उन्हें उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो पाठचर्या और दूसरी समावेशी शिक्षा। हम यहाँ पर इन दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। यानी जो शिक्षण अधिगम है या शिक्षण सामग्री है, उसको समावेशी बनाने के लिए उचित शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों के चयन में शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को मदद मिलेगी। शिक्षकों की मदद के लिए यह मॉड्यूल है और सीखने के प्रतिफल के बारे में हम जानते ही हैं। इसके बारे में हम 2017 से जानते आ रहे हैं। यहाँ NCF की रूपरेखा के बारे में बताया गया है कि भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक व स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली, सामाजिक संबंधों की समझ एक दूसरे से बहुत अलग है। सभी समुदायों को सह अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 क्या है और यह जो NCF है इसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम संक्षिप्त में NCF कहते हैं, और यह 2005 में लागू हुआ था। इसको लागू करने का उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने के प्रतिफलों को बेहतर बनाने, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने, जेंडर संवेदनशील कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देना आदि। अभी तक हम यह जानते थे कि विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वही सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्कूली शिक्षा को अब बाहरी जीवन से जोड़ना होगा। लर्निंग आउटकम की अवधारणा भी यही है। जो चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह सिर्फ किताबी ज्ञान न हो, अवधारणाएं बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब इस तरह नहीं
सिखाया जाएगा। बच्चों को ठोस वस्तुओं से उदाहरण देकर समझाया जाएगा। शिक्षण सामग्री के द्वारा बताया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा। अगला है विषय वस्तु के बारे में। शब्दावलियों, नीतियों और रूपरेखाओं को समझना। उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं को ध्यान से देखने से शुरुआत करते हैं और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और सीखने के प्रतिफल के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। साथियों, पाठ्यपुस्तक के अलावा जितनी भी गतिविधियां हैं और इसमें सतत मूल्यांकन भी शामिल था एनसीईआरटी में, जिसमें कि बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन हो। पहले हम मूल्यांकन करते थे, विषयों का मूल्यांकन करते थे, सहशैक्षिक, शैक्षिक और विषयों का भी मूल्यांकन करते थे। वार्षिक और मासिक टेस्ट भी इसके अंतर्गत किए जाते थे। पाठ्यचर्या को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला परिक्षेप्त, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाओं और आकलन, चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। इन्हीं 5 बिंदुओं से ही हम शालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार कर सकते हैं। एनसीईआरटी में पाठ्यचर्या के महत्व को बताया गया है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार हो और हमें उसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी। उसी के आधार पर शिक्षण कार्य होता रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनकर तैयार हुई है और इसे 2021 में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी 2005 का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कक्षा के संबंध में इसके निहितार्थों को अधिक गहराई से समझने से पहले विभिन्न नीतियों और रूपरेखाओं के ऐतिहासिक अवलोकन की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या संबंधित सामग्री विकास की संस्तुति के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी और 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई थी। एनईपी 1986 के अनुवर्तन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। अब हम समावेशी शिक्षा के बारे में समझेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है? सभी बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षण विधियाँ, समावेशी कक्षाएं, शिक्षकों की भूमिका। शिक्षा प्रक्रिया का वह एक हिस्सा जो विशेष आवश्यकता वाले और हाशिए पर रह रहे अन्य बच्चों को समावेशित करता है के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक विश्लेषण की आवश्यकता है कि क्यों वर्तमान में उपलब्ध नियमित मुख्यधारा प्रणाली विद्यालय उम्र के सभी बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो रही है। इसके लिए आवश्यकता है कि स्थानीय संदर्भों में मौजूदा संसाधनों एवं नवीन प्रथाओं की पहचान, पहुंच, सहभागिता एवं अधिगम बाधाओं की जांच भी की जानी चाहिए। नीचे दी गई कहानी द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय पढ़ें। कहानी पढ़ने के बाद दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर अपने विचार पूरे समूह के साथ साझा करें। शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि प्रभावी और समावेशी शिक्षण सभी बच्चों के लिए अच्छा है। इससे बच्चों की विलक्षण विशेषताओं, गुणों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों को अधिगम के प्रभावी अवसर प्रदान करने होंगे, जिसके लिए विशिष्टता से समावेशिता 1 तक
नाटकीय बदलाव की आवश्यकता है। यदि हमें विद्यालय में सफलता NCF 2005 हासिल करनी है तो न केवल सांस्कृतिक विविधता बल्कि विविध सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक विशेषताओं में भिन्नता वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष अवस्थाओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलना चाहिए और सभी एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय। विश्लेषण के लिए एक कहानी। एक बार जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें नई दुनिया की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कुछ अलग करना होगा, इसलिए उन्होंने एक विद्यालय तैयार किया। उन्होंने दौड़, चढ़ाई, तैराकी और उड़ान से जुड़े एक गतिविधि पाठचर्या को अपनाया। पाठचर्या संचालन समान बनाने के लिए सभी जानवरों को प्रत्येक विषय लेना आवश्यक बनाया गया। बतख तैराकी में उत्कृष्ट थी, वास्तव में अपने प्रशिक्षक से भी बेहतर थी, लेकिन उड़ान में उसे केवल पास होने लायक ग्रेड मिले। लेकिन वह दौड़ने में बहुत कमज़ोर थी। चूँकि दौड़ने में वह बेहद कमज़ोर थी, इसलिए उसे दौड़ने का अभ्यास करने के लिए विद्यालय के बाद रुकना पड़ा और तैराकी भी छोड़नी पड़ी। ऐसा तब तक किया गया जब तक कि तैरने में सहायक उसके जालीदार पैर खराब नहीं हो गए और वह तैराकी में औसत स्तर पर आ गई। लेकिन विद्यालय में औसत स्वीकार था, इसलिए किसी को भी इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी सिवाय बतख के। खरगोश ने अपनी शुरुआत कक्षा में दौड़ने में अव्वल आने से की, लेकिन तैराकी में उसे इतना सारा काम अभ्यास एवं पूरक करना पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ ही गया था। गिलहरी चढ़ाई करने में तब तक उत्कृष्ट थी जब तक कि उसकी रुचि खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर उसके शिक्षक ने उसे पेड़ से नीचे की ओर बार बार आने की बजाय उसे केवल ज़मीन से पेड़ की ओर ही बार बार जाने के लिए कहा गया और मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसे बहुत मेहनत करने के लिए कहा गया और परिणाम स्वरूप उसे चढ़ाई में C और दौड़ने में D ग्रेड मिला। बाज एक समस्या वाला बच्चा था और उसे गंभीरता से अनुशासित किया गया। चढ़ाई की कक्षा में उसने अन्य सभी लोगों को पेड़ से ऊपर पहुंचने में हरा दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं किया गया क्योंकि उसने वहां तक पहुंचने के लिए अपने तरीके का उपयोग करने में जोर दिया। वर्ष के अंत में एक असामान्य ईल जो बेहद अच्छी तरह से तैर सकती थी, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी दौड़ भाग और थोड़ा बहुत उड़ भी सकती थी, को सबसे अधिक औसत अंक मिले और वह विजेता बनी। प्रेरी कुत्ते विद्यालय से बाहर ही हो रहे और प्रशासन से लड़ते रहे क्योंकि खुदाई और बिल बनाने को पाठचर्या में शामिल नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पर कार्य पत्रिका दी गई है, विचार साझा करें। सभी जानवरों ने एक ही जैसे विषय क्यों लिए? क्या उन सभी को इससे लाभ मिला? विद्यालय द्वारा सभी विषयों में औसत होना स्वीकार था। क्या यह सभी जानवरों के लिए उपयुक्त था? आपके विचार में गिलहरी को पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर उड़कर क्यों नहीं आने दिया गया? बाज को एक समस्या वाले बच्चे के रूप में क्यों देखा गया? आपके विचार में प्रेरी कुत्ते पाठचर्या में खुदाई करना और बिल बनाना क्यों शामिल करना चाहते थे? साथियों, विद्यालयों में भेदभाव, शारीरिक दंड, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, बदमाशी का डर तो नहीं ही होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को अपने अधिगम कार्यों और शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों की योजना इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि सभी बच्चे
शिक्षा प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा उदासी महसूस करने, ऊबने, डरने या अकेले रहने के बजाय खुश और तनाव मुक्त महसूस करे। सभी बच्चों को समान रूप से किए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मॉड्यूलों में कुछ कहानियाँ भी होंगी, उसी से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना होगा। जैसा कि इस कहानी में दिया गया है, इस प्रकार से कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अलग अलग बुद्धि वाले बच्चों को समावेशित कर उन्हें एक वातावरण में पढ़ाना है और यह भी आकलन करना है कि किस बच्चे में कौन सा गुण है, और इस तरह हमें समावेशी शिक्षा का महत्व समझना है। अब इस तरह से आपको पढ़ते जाना है। चर्चा के बिंदु: क्या आप ऐसे अन्य कारण सोच सकते हैं कि सभी बच्चों को नियमित मुख्यधारा विद्यालयों में क्यों जाना चाहिए? छोटे समूह में चर्चा करें कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने से समावेशी समाजों का निर्माण करने में कैसे मदद मिल सकती है। इस तरह से मॉड्यूलों को पढ़ते जाना है। विद्यालय की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों में अंतर की पहचान करने के लिए संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गुणों और कमजोरियों, योग्यता और रुचि के बारे में जागरूकता होना, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। समावेशी शिक्षा RPWD अधिनियम 2016, जेंडर संवेदनशील शिक्षा, इसके बारे में ही अध्ययन करते जाएंगे। भाषाओं के शिक्षण में समावेश, इन सभी को पढ़ते जाना है और इनके बारे में अध्ययन करना है। EVS और विज्ञान के शिक्षण में समावेश, समाज विज्ञान के शिक्षण में समावेश। साथियों, मॉड्यूल को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। समावेशी पर्यावरण में मूल्यांकन, इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। निष्कर्ष है, स्वमूल्यांकन है। पाठ पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए आप अपने शिक्षण विषय में जो भी परिवर्तन करेंगे उन्हें सारांशित करें। आपके विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे शुरू करते हुए इसकी प्राथमिकता सूची बनाएं। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे और इसमें काफ़ी मॉड्यूल हैं। यहाँ पर मॉड्यूल समाप्त हो जाते हैं। साथियों, इस मॉड्यूल को जब आप पढ़ेंगे तो और भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। साथियों, आज हम और भी जो मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे आगे, मॉड्यूलों के कठिन बिंदुओं को हम अपने स्तर से सॉल्व करेंगे और उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।